हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, मिसलेनियस का गरीबी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक कवर होता है और मिसलेनियस में डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है, तो सवाल इसे कंफर्म रहेंगे। वीडियो तक अंत तक जरूर देखिएगा, सवाल इसे बाहर नहीं जाने चाहिए। जितने एंगल है गरीबी को लेकर, जो चीज़ कवर किया जाना चाहिए, लगभग मैं कोशिश किया हूँ कवर करने का। और जो चैनल में नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। जो जेन्युइन स्टूडेंट है वहाँ तक ये पहुँचना चाहिए। इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए और फिर एंजॉय कीजिए इसको। तो हम लोग पढ़ेंगे गरीबी। एक्चुअली गरीबी क्या होता है, तो इसका एक बेसिक परिभाषा जानना जरूरी है। सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन पता होना चाहिए गरीबी एक्चुअली होता क्या। तो इसमें किसी भी व्यक्ति या समुदाय के पास जो न्यूनतम जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यकता होता है, अगर वो भी नहीं है तो वो फिर गरीबी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ नहीं है तो किसके अंतर्गत आएगा, तो गरीबी का। एक बेसिक फार्मूला ये पता होना चाहिए। आगे देखेंगे जहाँ से सवाल पूछा था, वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं आखिर गरीबी के प्रकार क्या है। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है पूरा, तो थोड़ा सा डिटेल कम जाएंगे। जहाँ जितना ज़रूरत है आपका उतना काम हो जाना चाहिए। जब मेंस अगर पढ़ेंगे तो फिर डिटेल जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो निरपेक्ष गरीबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। निरपेक्ष और सापेक्ष आपको क्लियर होना चाहिए। निरपेक्ष हो गया कि आपके पास जो बेसिक चीज़ है वो भी नहीं है अवेलेबल। जैसे बुनियादी जीवन व्यतीत करने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, आश्रय, आवास, ये सब चाहिए। तो जिनके पास भी ये नहीं है बेसिक चीज़, तो वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सबसे पहले 1990 में पेश किया गया। और ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक क्या मानता है। 2000 अक्टूबर 2015 में वर्ल्ड बैंक ने इसे $1.90 प्रतिदिन पर कर दिया। ठीक है, 1.90 अगर डॉलर जो नहीं प्रतिदिन कमा पा रहे हैं ना, तो वो उनके पास नहीं आ रहा है, तो वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना। वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है, $1.90, ठीक, प्रतिदिन। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो निरपेक्ष गरीबी क्या हो गया, जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक आवश्यकता है, जो एक जीवन व्यतीत करने के लिए ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, इस टाइप से, वो चीज़ भी अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब सापेक्ष गरीबी क्या, सापेक्ष मतलब क्या, उसके रिलेटिव, हमेशा यहाँ तुलनात्मक होगा। ठीक है, सापेक्ष, उसके सापेक्ष पर बात करेंगे। अगर किसी किसी के पास मर्सिडीज है और किसी के पास स्विफ्ट डिजायर है, तो स्विफ्ट डिजायर वाला गरीब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ सापेक्ष सापेक्ष मेरे लिए विकसित देश में ये ज़्यादा चलता है ये कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है, तो लोग तो कमाते हैं काफ़ी ज़्यादातर, लेकिन उसके सापेक्ष वो गरीब कहलाएंगे। ठीक है, वैसे वो गरीब नहीं होते, उनके पास भी जीवन व्यतीत करने का सब कुछ है, लेकिन अगर उसे तुलनात्मक रूप से देखें तो उसके सापेक्ष वो गरीब कहलाएंगे। तो सापेक्ष गरीबी में ये समझिए कि जैसे किसी के पास आईफोन है, ठीक है, और किसी के पास सैमसंग का फ़ोन है, नॉर्मल सा फ़ोन है 20-25 हज़ार का, तो उसके सापेक्ष वो गरीब कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, इसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में से परिभाषित किया जाता है, जो आसपास रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानकों के तुलना में जीवन आर्थिक मानक के जीवन में तुलना की जाती है। ठीक है, इसलिए यह आय समानता का एक उपाय है। मतलब वही है कि जो आसपास रहने वाली जनसंख्या से उसके जो आर्थिक मानक है उसके आधार पर ये तुलना की जाती है। सापेक्ष, उसके सापेक्ष वो गरीब है, ऐसे समझिए। ये मत समझिए कि इसके पास बेसिक चीज़ नहीं है ना, सब कुछ है इसके पास, लेकिन अगर जैसे आप किसी से तुलना करें तो उसके सापेक्ष अपना स्थिति देख सकते हैं, तो उसके आधार पर ये सापेक्ष गरीबी कहलाता है। बहुआयामी गरीबी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, दो इंपॉर्टेंट है, निरपेक्ष और सापेक्ष। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुआयामी क्या हो गया कि जो जीवन के आवश्यक पहलुओं को तीव्र अभाव के रूप में मानता है, जैसे जीवन स्तर हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये पर। अभी हम लोग बहुआयामी गरीबी बहुत अच्छे से देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीढ़ीगत गरीबी, 2 या 3 पीढ़ियों से अगर दरिद्र बना हुआ है तो पीढ़ी हो गया। परिस्थितिजन्य गरीबी क्या हो गया कि स्थितिजन्य गरीबी तब होती है जब कोई व्यक्ति आकस्मिक घटना के कारण गरीब हो जाता है। ठीक है, जैसे बीमारी हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, है ना, इस टाइप से हो गया, तो परिस्थिति के कारण जब गरीब हुआ तो परिस्थितिजन्य, सिंपल सा है, इसमें कुछ वैसा खास नहीं है। देखिए, अब जहाँ से सवाल आएगा, ये तो सवाल आपके कहाँ से बनेगा मैं बता देता हूँ फिर से। गरीबी, वर्ल्ड बैंक का आपको याद रखना है, डिफिनेशन क्या था। निरपेक्ष गरीबी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सापेक्ष गरीबी आपको पता होना चाहिए। और बहुआयामी अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, यहाँ से सवाल काफ़ी पूछा जाता है, भारत में गरीबी का आकलन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं। एक तो योजना आयोग 1962 द्वारा कार्य समूह गठित हुआ था। वहाँ क्या बोला गया था, वहाँ बोला गया था ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 20 रुपया और 25 रुपया प्रति व्यक्ति आय, अलग अलग गरीबी सीमा के लाइन विकसित की गई। ठीक है, तो गरीबी जो योजना कार्य समूह 1962 में गठित हुआ था,
उसने क्या डिसाइड किया, प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति 20 रुपया और शहरी क्षेत्र में 25 रुपया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। 1962 का जो था योजना कार्य समूह के द्वारा, वो बात हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, 1962 का आगे बढ़ते हैं। अब है 20-25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, VM दांडेकर और एन रथ। ठीक है, 1971। ये याद रखिएगा, समिति कौन कौन समिति है, कमेटी जुड़ा हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने क्या तर्क दिया, ये याद रखिएगा। इनका सिर्फ ये बात याद रखिएगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितना 2250 कैलोरी, मैं लिख दे रहा हूँ 2250 कैलोरी। ठीक है, दांडेकर और रथ कमेटी। ठीक है, याद रखिए कितना 2250 कैलोरी। और योजना आयोग कार्य समूह 20 रुपये और 25 रुपये, ऐसे याद रखना है। ठीक है, और दांडेकर 2250 कैलोरी। ये पूछा जाएगा, आपको तो पता होना चाहिए। 1971 में ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर भी पहले कौन आया। अलग समिति 1979 में। ठीक है, इसने क्या कहा तो बताइए। इसने कहा कि 2400 और 2100 कैलोरी। ठीक है, 2400-2100 कैलोरी पर अभी तक बात चल रहा है। 2250 कैलोरी कौन, VM दांडेकर रथ कमेटी। और अलग समिति ने क्या बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना, ग्रामीण में ज़्यादा हो सकता है तो 2400 और शहरी में 2100 कैलोरी। ठीक है, लकड़ावाला समिति 1993 में आया था। इसने क्या बताया, इसने बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर की गणना की जाने की ये समिति ने अनुशंसा की थी। ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, कि ये जो समिति है मेनली गरीबी रेखा को घरेलू प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर परिभाषित करता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो लकड़ावाला समिति था, इसने कहा था कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ठीक है, और औद्योगिक श्रमिक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूर के आधार पर गणना की जानी चाहिए। किसने कहा था, तो लकड़वाला समिति ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग कहा गया था कि CPI फॉर एग्रीकल्चर, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसने ये सुझाव दिया था कि अलग अलग तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, तेंदुलकर समिति इंपॉर्टेंट भी है, 2009 में आया था। इसके अनुसार से गरीबी कितना था, तो 21.9%। ये ध्यान में रखना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का बात किया था इसने, और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की बात किया था। वही बात है, इसने कैलोरी की खपत पर आधारित गरीबी के आकलन से हट करके बात की गई थी। ठीक है, और इसके अनुसार से 2011-12 में 816 रुपया होना चाहिए ग्रामीण का, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये। ये भी आपको ध्यान में रखना है काफ़ी। बाकी ये सारा भी पॉइंट है, उसको भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बात है इसे याद रखना है। ग्रामीण और शहरी भारत का एक समान गरीबी रेखा टोकरी की भी बात की गई थी। तो वही बात है कि तेंदुलकर का को 2-3 बात याद होना चाहिए। पहले 2009 में आया था 21.9%, और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर बात किया गया था। और 2011-12 में 816 रुपये ग्रामीण के लिए, और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये इसने बात किया था। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी क्या तेंदुलकर समिति भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला है श्री रंगराजन समिति। ठीक है, 2012। इसने क्या कहा था, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इसके अनुसार गरीबी कितना, तो 29.5%। श्री रंगराजन के अनुसार 29.5% गरीबी है। और 2011-12 के अनुसार गांव में कितना 972 रुपया, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक आय। ठीक है, और शहरों में वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, शहरों में प्रतिदिन 47 रुपया, और गाँव में 32 रुपया कम खर्च करने वाले लोग गरीब माने जाएंगे। ठीक है, गरीबी रेखा इसने अनुशंसा में लिखा हुआ था कि गरीबी रेखा पर्याप्त पोषण, कपड़े, मकान का किराया, वाहन, शिक्षा ये कुछ मानक स्तर और आय गैर खाद्य व्यय के व्यवहारिक रूप से निर्धारित स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन बात आपको क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, 29.5, 972, 1407 रुपया, और प्रतिदिन का बात करें तो 42 और 47 और 32 रुपये। ठीक है, तो ये हम उसके बाद पनगड़िया टास्क फोर्स 2015 में गठित हुआ था। उसके कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसने क्या कहा था, इस कमेटी ने 4 विकल्प दी थे। कहा कि सर्वप्रथम तेंदुलकर गरीबी रेखा को जारी रखे। दूसरा, रंगराजन या अन्य उच्च ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा के रुख करे। ठीक है, तीसरा कहा था कि नीचे की जो 30% आबादी है, ठीक है, जैसे नीचे में टोटल 100 लोग हैं, तो जो 30 लोग हैं नीचे, उसको समय के साथ नज़र रखा जाए। उसके लिए जो योजना लाए विशेष फोकस किया जाए। जो नीचे के 30% आबादी, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को गरीबी मान लिया जाए,
जैसे 100 लोग हैं उस पर जो नीचे 30 लोग हैं उस पर विशेष फोकस किया जाए। किसने कहा था? तो अरविंद पनगड़िया कमेटी ने कहा था, ये ध्यान में रखना आपको। चौथा कहा था कि जो विशेष घटक है आवास, स्वच्छ, बिजली, पोषण आदि पर नीचे के 30% पर नजर रखना। वही 30% वाला कंसेप्ट याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स के बात। ठीक है, तो ये कुछ कमेटी था, कमेटी के बारे में हम लोग देख लिए, एक बार फिर से रिपीट कर देना। वो योजना आयोग 1962, ठीक है, और दांडेकर याद रखना 1971, अलग 1979, लकड़वाला कमेटी 1993, तेंदुलकर ने क्या बोला पता हो गया आपको, रंगराजन और अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये तो वही चीज़ है। देखिए कुछ यहाँ से सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, है ना। सापेक्ष निरपेक्ष समझ लिए हम लोग, है ना। यहाँ देख सकते हैं सापेक्ष वही है कुछ। गरीबी हेड काउंट अनुपात सवाल पूछा गया है, मैं बताता हूँ उसको आपको। विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा अमेरिकी डॉलर 1.90 वही बात है पर रहने वाले लोगों के लिए है। अतः कोई व्यक्ति प्रतिदिन अमेरिकी डॉलर 1.90 से कम खर्च करता है तो उसे आईपीएल रेखा के नीचे बनाया जाता है। इस गरीबी को इस वर्ग में काउंट किया जाता है, गरीबी हेड काउंट अनुपात। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा गया इस पर। ठीक है, वही चीज़ है कि इतना अगर 1.90 डॉलर से प्रतिदिन कम कमाता है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, गरीबी जाल क्या है? वो गरीबी जाल सिंपल सा है कि ट्रैप में फंस जाता है तो वो गरीब जिंदगी भर गरीब रह जाता है, ऐसे इसका पीढ़ी चलता रहता है, गरीब और ट्रैप है। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, 3 को इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये 3। पाल्मा भी याद रखिए, असमानता का मापक है। ठीक है, पाल्मा अनुपात ये ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में कम से कम इतना कि असमानता का माप करता है। ठीक है, ये कब से इतना ध्यान रखिएगा इसमें, बाकी पढ़ सकते हैं आप इसको भी। लॉरेंज कर्व, ठीक है, लॉरेंज कर्व क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। लॉरेंज कर्व से सवाल आपका पूछ सकता है क्योंकि ये 3 को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉरेंज कर्व। ठीक है, ये भी आय और असमानता को दिखाता है। ठीक है, ये लॉरेंज कर्व 0 से होकर 100 पर ये समाप्त होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके बारे में ये सकते हैं कि लॉरेंज कर्व जो है जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी आय की विषमता उतना ही कम होगी। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका स्थिति हो गया। ठीक है, अगर ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो असमानता ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन ये जब इसी के पैरेलल में होगा तो समानता दिखाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका मान लीजिए आय हो गया, ये हो गया मान लीजिए जनसंख्या। ठीक है, यहाँ तो पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या तो बढ़ रहा है लेकिन आय कुछ ही लोगों के पास केंद्रित हो जा रहा है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कुछ आय इधर हो गया और आय प्राप्तकर्ता इधर हो गया। आय प्राप्तकर्ता, आय इधर हो गया आपका प्राप्तकर्ता। ठीक है, आय को प्राप्त कर रहे हैं, इधर आय आपका कुल आय का संचय कितना हो रहा है वो है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट अगर इसमें बराबर रहे तो ठीक है। ठीक है, लेकिन जब वो जब इसका दूरी बढ़ने जाए तो असमानता बढ़ेगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एक रिपोर्ट आता है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ठीक है, बताइए कौन निकालता है? ऑक्सफैम रिपोर्ट हम लोग मेंस में यूज करते हैं इसको। तो आपको क्या याद रखना है लॉरेंज कर्व में? ये ध्यान में रखना है कि यह वक्र है जो किसी आबादी या अर्थव्यवस्था में आय और धन में असमानता के स्तर को दर्शाता है। ठीक है, या आय असमानता को मापने के लिए एक तरीका है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये समझिएगा कि जब ये लाइन के पैरेलल होगा तो समानता होगा, लेकिन जब इससे जितना दूर होगा तो समाज में असमानता फैलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, लॉरेंज कर्व हो गया। अब गिनी गुणांक है, इसके बारे में भी गिनी लिखा हुआ है, गिनी गुणांक होगा। एक अर्थव्यवस्था में ये भी असमानता का सूचक है, सिंपल सा बात है। इसका गुणांक 0 से 1 के बीच भिन्न भिन्न होता है। शून्य मतलब क्या होगा, ये शून्य याद रखिएगा। जब शून्य होगा तो गिनी गुणांक पूर्ण समानता होगा। ठीक है, जब 0 होगा, शून्य होगा तो क्या होगा, समाज में पूर्ण समानता होगा। ठीक है, बाकी इसका टेक्निकल में नहीं जाना। जबकि एक पूर्ण असमानता, जब 1 होगा तो पूर्ण असमानता होगा, ये ध्यान में रखना है। कम से कम इतना याद होना चाहिए। पहली बात तो ये असमानता का सूचक है, 0 होगा तो क्या होगा, शून्य होगा तो मतलब समानता है, 1 होगा तो असमानता है। कम से कम इतना बात याद होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरी बात है कि दूसरी बात आपको ये याद रखना है। और एक और बात है कुजनेट्स कर्व, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। जैसा इस पे कहा गया कि कुजनेट्स कर्व में जैसा ही जब अर्थव्यवस्था विकसित होता है, ठीक है, तो बाजार की ताकतें पहले बढ़ती है, फिर आर्थिक असमानता कम होने लगती है। इस परिकल्पना को पहली बार 1950-60 के दशक में अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट ने द्वारा दिया गया था। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। 3 याद रखना है, पाल्मा भी याद रखना है कि असमानता से रिलेटेड है, इस पर सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि क्या है। ठीक है,
ये लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक जो आपको आय की विषमता का माप से संबंधित है, और आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। लॉरेंज कर्व क्या हो गया, जितनी भी पूर्ण समता रेखा के पास होगी, मैं बता दिया, उतना ही विषमता उतना ही कम होगी। जितने ही लॉरेंज इसके पास होगी कम होगी विषमता, जितना दूर होगी तो विषमता ज़्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। भारत में वर्तमान गरीबी रेखा अनुपात की बात करते हैं तो मॉस्पी के द्वारा ध्यान में रखना है कि भारत में वर्तमान जो गरीबी अनुपात द्वारा अनुमानित है, नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है, तो देखिए समझिए इसको, मॉस्पी के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़े के आधार पर इसको गरीबी रेखा गणना की जाती है। तो ये पता होना चाहिए गरीबी रेखा क्या है, आपने समझ लिया। गरीबी रेखा का आकलन कैसे होता है, भारत में गरीबी रेखा आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है, ना कि आय के स्तर पर। ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ और पॉइंट हम लोग देखते हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अभी इसके बाद हम लोग 2023 का जो डाटा है उस पर भी बात करेंगे। करेंट डाटा क्या है पहले इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस क्या क्या लिया जाता है, राष्ट्रीय जैसे एमपीआई हो गया, इसका उद्देश्य क्या है ये देखिए। आप वो तैयार कौन किया था, पहले यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल थिंक टैंक है। नीति आयोग सूचकांक, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओफी, ठीक है, ओफी याद रखिएगा, ओफी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ठीक है, कि प्रकाशन एजेंसी के साथ जुड़ने के लिए जिम्मेदार है। और इस प्रकार से ये निकालता है, ठीक है, कौन, नीति आयोग इसको निकालता है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसका जो वेट है क्या क्या है ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तो ये ध्यान में रखिए, पूछा जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य में 3 चीज़ आता है, पोषण, पोषण आ गया आपका, बाल किशोर मृत्यु दर हो गया, वजन, और मातृ स्वास्थ्य, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और शिक्षा में 2 आ गए, स्कूली शिक्षा, स्कूली की उपस्थिति कितना वो आ गया, इसका वेट देखना है। और जीवन के स्तर में क्या हो गया, कला ईंधन हो गया, वजन हो गया ना, स्वच्छता हो गया, पेयजल हो गया, वजन मतलब उसका वेट दिया हुआ कितना कितना उसका रेशियो है, विद्युत हो गया जीवन के स्तर के लिए, आवास हो गया, संपत्ति स्वामित्व हो गया, बैंक खाता, ये सब है कुछ है। लेकिन ये 3 चीज़ जरूर याद रखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य के अंदर क्या आता है, मातृ स्वास्थ्य, बाल किशोर मृत्यु दर, और पोषण आता है। शिक्षा में 2 आता है, स्कूली शिक्षा के वर्ष क्या है, स्कूल में उपस्थिति क्या है, और जीवन का स्तर में ईंधन हो गया, स्वच्छता हो गया, पेयजल हो गया, विद्युत हो गया, जो आपको वो चाहिए एक जीवन व्यतीत करने के लिए, वो सब जीवन के स्तर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन के स्तर इसका संकेत के रूप में यूज होता है, ठीक है। कुछ योजना है देख सकते हैं, काम के बदले अनाज पूछा जा सकता है, 77-78 में अंत्योदय, ये सब देख सकते हैं। ट्राइसम कब आया था, मैंने यहाँ इसको किसान क्रेडिट कार्ड, अन्नपूर्णा योजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भारत निर्माण, मनरेगा इंपॉर्टेंट है, नरेगा से मनरेगा कब हुआ था, इसको देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ योजना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ आंकड़ा है, 5वीं योजना में गरीबी पर बल दिया गया था। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम आप कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या बताया, गरीबी का प्रतिदिन $1.90 से कम पर गुजर बसर कर रहा है तो वो गरीब है। एमपीआई 2023 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा गरीब है बिहार में 33.76%, ठीक है, झारखंड में 28.81, ठीक है, उच्चतम स्तर है। पहला हो गया बिहार, दूसरा में झारखंड है। एमपीआई 2023 के अनुसार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या डाटा है मैं ये भी बता देता हूँ आपको, 230 मिलियन पीपुल गरीब है भारत में भी इसके अनुसार। और ये याद रखिएगा कि 2015 से 19-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, ठीक है। सबसे तेज़ी से कमी गरीबी कहाँ हो रहा था, यूपी, दूसरा में बिहार। बिहार गरीबी भी कम कर रहा है स्पीड से, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2005 होगा, इसके अनुसार 2019-21 में 14.96% इंडिया पॉपुलेशन और मल्टी डायमेंशनली पुअर, ये भी थोड़ा सा रहा तो याद रखिएगा। एसडीजी गोल क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 साल के लिए है, ये गोल है ना। इसका 1.2 में पॉवर्टी है, और इसका वैसे एसडीजी गोल 1 में पूरा डिटेल दिया है पॉवर्टी पर, ठीक है। याद रखना है कि पूछ सकता है कि एसडीजी गोल में पॉवर्टी का कौन सा नंबर है, ठीक है। टोटल कितना गोल है कमेंट में आप बताइएगा। तो गोल नंबर 1 पॉवर्टी पर है, ठीक है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में कितना रैंक है इंडिया का, तो इस बार है 111, लेकिन 2022 में था 107 रैंक, तो ये भी याद रखिएगा। 8वीं योजना में क्या हुआ ना कि योजना आयोग ने कैलोरी प्राप्ति 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी आधार पर ही स्वीकार किया गया था, तो ये भी याद में रखना।
ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग कोशिश किया गया कि सारे डायमेंशन को टच करने का, जहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं गरीबी में कौन कमेटी क्या बोला था, ये सब पता होना चाहिए आपको। और गरीबी का भी स्थिति क्या है, एमपीआई में क्या स्थिति है, पूछा जा सकता है आपको कितना गरीब है। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आता रहे। धन्यवाद।